चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए 1 का आंसर तो दिया हुआ है आपका, 2 का भी दिया हुआ है, 3 का भी है, 4 का भी है। नेक्स्ट आप लोग ये देख लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। शिक्षक सफल होता है जबकि विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर है। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न पूछना चाहिए। शिक्षक एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। तो विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? तो छात्र केंद्रित राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? अच्छा मानते हैं प्रश्नोत्तर विधि को, जो कि सुकरात संबंधित है प्रश्नोत्तर से ही। सुकरात किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो प्रश्नोत्तर विधि से। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप। व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप। बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे। नेक्स्ट है सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है। अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? यह सबसे सरल कोर्स है क्योंकि मेरे अभिभावक यह चाहते हैं। यह शिक्षण में मुझे रुचि है या इसमें सफल होना सरल है। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में मुझे रुचि है। किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं। 19वीं शताब्दी 1882 ईस्वी तक कौन सी शिक्षण प्रणाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र अध्यापक प्रणाली। नेक्स्ट है छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा? छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण दें। मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। आपके विचार से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो छात्रों की रुचियों के अनुसार ऐसा हो जो छात्र की आवश्यकता के अनुसार हो और छात्र की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कोई छात्र आपकी खुशामद खूब करता है, उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है प्राथमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी के लिए नहीं, क्योंकि यह सबके लिए उपयुक्त है। हमने उपयुक्त दिया है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी के लिए नहीं। शिक्षक केंद्रित प्रणाली उचित है तो ये हो जाएगा माध्यमिक विद्यालय के लिए। प्राथमिक के लिए तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं मात्र श्रोता होते हैं। शिक्षक केंद्रित प्रणाली में क्या होता है? मात्र श्रोता होते हैं। शिक्षक कुछ भी लेक्चर दे के चला जाता है, बच्चे मात्र सुनते ही रहते हैं या सुनते ही रह जाते हैं, तो मात्र श्रोता होते हैं।
शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में प्रधानता होती है, तो शिक्षकों की प्रधानता होती है, और बाल केंद्रित में बालकों की प्रधानता होती है। विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है? विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है? तो शिक्षक केंद्रित प्रणाली और बाल केंद्रित दोनों ही प्रचलित हैं। प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है क्योंकि वे मां का स्थान ले लेती हैं। कुछ वर्षों बाद किताबों को बदलना चाहिए क्योंकि इससे ज्ञान में क्या होता है, वृद्धि होती है। कोई भी अध्यापक तभी अपने लक्ष्य में सफल होगा जब वह छात्रों के हित को ध्यान में रखे। नेक्स्ट है, प्रधान अध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए, आमंत्रित करने पर समारोहों में। नेतृत्व का घटक है, राइट आंसर हो जाएगा नेता, कार्य या समूह। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है सामाजिक परिपक्वता। बच्चे का लगभग 75% तक विकास हो जाता है 5 वर्ष की आयु तक। बच्चा सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है घर से। कहाँ से करता है? घर के सदस्यों से। बच्चे को भाषा या संस्कार आदि मिलते हैं। भाषा संस्कार कहाँ से मिलते हैं? घर से मिलते हैं। नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है मार्टिन एम ब्रॉडवेल का। निम्न में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति। निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय नेतृत्व। बाकी प्रजातांत्रिक और निर्वादवादी नेतृत्व और निरंकुश नेतृत्व ये प्रकार हैं, लेकिन लोकप्रिय नेतृत्व यह नेतृत्व का प्रकार नहीं है। नेतृत्व का गुण है, नेतृत्व का गुण है तो सारे ही गुण हैं, नैतिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक गुण। किसने कहा है नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीथ डेविस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यावहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीथ डेविस। नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, तो करिश्माई सिद्धांत सबसे प्राचीन है नेतृत्व का। नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ 1930 के दशक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? तो उत्तम स्वास्थ्य ये बौद्धिक गुण नहीं है। बाकी मानसिक और निर्णय लेने की क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये क्या है? बौद्धिक गुण है। स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 5 वर्गों में विभाजित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेतृत्व के मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं? तो ग्राफ, स्ट्रीट, कैम्पबेल और हार्क्यू का उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। शेसविले ने नेतृत्व के कितने पक्षों पर बल दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उचित दिशा निर्देश, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति और सहयोग की भावना। नेतृत्व किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अल्फ्रेड बागल का। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देंगे। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करें। अर्जन योग्य गुण कहते हैं। अर्जन योग्य गुण
को कहते हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुणों को कहते हैं अर्जन। महान शिक्षक होते हैं तो महान संप्रेषण करता होते हैं। महान शिक्षक पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दें? ऊंचे स्वर में बोलकर। छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। किसके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। सामूहिक खेलों से छात्र नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा? दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयुक्त है बाल केंद्रित शिक्षा। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा जो अच्छा खेलता हो। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? तो नेता शिक्षक को प्राप्त होता है नेता का पद। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, इंटरेस्ट हो। आपके राय में सफल शिक्षक कौन है? तो जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। जिसकी अभिव्यक्ति क्या है? प्रभावशाली। डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? डिसाइपल शब्द का अर्थ होता है शिष्य। किसने कहा है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा टीपी नन। निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? तो दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक अनुशासन ये अनुशासन के प्रकार हैं। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो यह करता है प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन। निम्न में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास का सिद्धांत। और बाकी आपका निष्पक्षता का, न्याय का और रुचि का सिद्धांत ये अनुशासन के सिद्धांत हैं। बाल विकास का सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा साधन अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो ये पुरस्कार हो जाएगा सकारात्मक। बाकी दंड, उदासीनता और आलोचना ये क्या है? नकारात्मक साधन। निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक दंड। अनुशासनहीनता का कारण हैं तो उपरोक्त सभी कारण हैं अनुशासनहीनता के। अनुशासन शिक्षण की प्रविधि है तो सत्तावादी, अनुमति बोधक और प्रजातंत्रात्मक ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अनुशासन का महत्व है तो उपयुक्त सभी में है। छात्रों में नेतृत्व का गुण होना चाहिए तो संप्रेषण, ज्ञान एवं कौशल और सहयोग का सभी का होना चाहिए। विद्यालय का कार्य है तो इसका भी दा हो जाएगा, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा के केंद्र बिंदु मानती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। अनुशासनहीन प्रयोजनवाद के जो समर्थक हैं वो कौन है? जॉन ड्यूवी हैं। प्रकृतिवाद के हैं रूसो। अनुशासनहीनता का उपचार किया जा सकता है। अनुशासनहीनता का उपचार किया जा सकता है उपयुक्त सभी से। पुरस्कार का प्रकार है तो सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी क्या है? पुरस्कार के प्रकार हैं। अमूर्त पुरस्कार है तो बालक के प्रति दृष्टि अमूर्त है। बाकी प्रमाण पत्र मूर्त में आएगा क्योंकि दिख रहा है ना हमको, छात्रवृत्ति दिख रही है, ठीक है, पुस्तक भी दिखती है, ठीक है, और छात्रवृत्ति ऐसे का आती है खाते में तो दिख जाती है ना, तो इसलिए ये दिखने वाली मूर्त होती है, जो ना दिखे वो क्या होता है? अमूर्त। बालक के प्रति दृष्टि।
ठीक है, अमूर्त में आएगा। मूर्त पुरस्कार नहीं है। देखिए छात्रवृत्ति मूर्त है, प्रगति सुविधाएं ये सब मूर्त हैं, लेकिन जो प्रशंसा है ये क्या है, अमूर्त है। ठीक है, इसलिए मूर्त पुरस्कार नहीं है तो प्रशंसा हो जाएगा राइट आंसर। पुरस्कार से लाभ है छात्रों में आत्मसम्मान की प्रवृत्ति का विकास होता है, सुरक्षा की भावना का विकास और आर्थिक लाभ, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पुरस्कार से हानि है, पुरस्कार से हानि भी है, तो ये निराशा की भावना, लालच की प्रवृत्ति का विकास, लक्ष्य से ध्यान हट जाना, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। दंड का उद्देश्य है, तो प्रयुक्त सभी देख लीजिए। दंड का प्रकार नहीं है, दंड का प्रकार नहीं है, तो प्रतिशोधात्मक दंड ये दंड का प्रकार नहीं है, बल्कि आर्थिक दंड, सामाजिक दंड, शारीरिक दंड ये दंड के प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक दंड क्या है, मनोवैज्ञानिक दंड है झिड़कना, डांटना, फटकारना या बुराई करना, तो ये मनोवैज्ञानिक दंड के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक दंड है, सामाजिक दंड क्या है, बातचीत के लिए मना कर देना। वैज्ञानिक दंड से संबंधित है, वैज्ञानिक दंड से संबंधित है विद्यालय में मारपीट करना, छुरा मारना, गोली मारना। रूसो किस दंड के समर्थक थे, तो रूसो थे प्राकृतिक दंड के समर्थक। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है, तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जैसे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, प्रोत्साहन देना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना। छात्रों शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, तो प्रभावी शिक्षण की। वही शिक्षक सफल हो सकता है जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, तो सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके। संवेग विहीन व्यक्ति को माना जाता है, संवेग विहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु के समान। विकासवाद के समर्थक हैं, तो विकासवाद के समर्थक हैं गाल्टन, डिके एवं बुश और डार्विन, ये सभी क्या हैं, विकासवाद के समर्थक हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, अभिवृद्धि। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, बाल विकास को बांटा गया है 4 भागों में। शैशवावस्था की आयु मानी जाती है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए, तो गाय का दूध दिया जाना चाहिए। बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है, बच्चे को 3 महीने के अंदर हंसना आ जाता है। जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है, यह होता है 3 से 4 किलोग्राम। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी फीट होती है, तो यह होती है 1 सही 1/3 से लेकर 1 सही 1/2। बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है, तो संज्ञानात्मक अधिगम से सीखता है। और संज्ञानात्मक से संबंधित कौन है, जीन पियाजे। बौद्धिक शब्द किससे बना है, बौद्धिक शब्द बना है बुद्धि से। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है, बालक है। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, बालक की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूसो वाला। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो सामूहिकता। क्या है, सामूहिकता। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सीखने की विशेषता होती है, तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएंगे। सीखना यानी कि अधिगम, अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया है। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। हम करके सीखते हैं, किसने कहा, तो ये कहा डॉक्टर मेस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस।
मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है घटनाक्रमों के द्वारा। संभवतः मानव की आधारभूत आवश्यकता है तो मानसिक संगठन। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। इसके अनुसार, हेमन के अनुसार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है। विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी कौन है? शिक्षक। अधिगम के तत्व हैं। अधिगम के तत्व हैं उत्तम सामाजिक अनुकूलन। शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। स्टीफेंसन के अनुसार ये कथन है। कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता तथा प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है। किसके अनुसार? हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दंड के उद्देश्य हैं। दंड के उद्देश्य हैं उपरोक्त सभी दंड के उद्देश्य हैं। देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा ही लंबी होने वाली है आज। शिक्षा में छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए, तो इसका भी देख लीजिए उपरोक्त सभी। प्रतिभा होती है। प्रतिभा होती है जन्मजात होती है। प्रतिभा क्या होती है? जन्मजात होती है। नेक्स्ट है, बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है, तो आविष्कार, ज्ञान और निर्देशन व आलोचना। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 1 से 40 से ऊपर। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं। आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ दोनों ही होते हैं। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ गया? वन 133 निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, राइट हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। अधिगम वातावरण के मुख्य घटक हैं। अधिगम वातावरण के मुख्य घटक हैं उपरोक्त सभी। देख लीजिए, कुछ करने या करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है कार्ल स्वैबी के अनुसार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। श्रवण सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 में। ठीक। श्रवण कौशल एक प्रक्रिया है। श्रवण कौशल एक प्रक्रिया है। उद्देश्य। श्रवण भाषा सीखने का सोपान है। श्रवण सुनना, सुनना है आपका प्रथम। सुबोपली जो मैंने बताया था, सुबोपली पहला क्या है? सुबोपली। देखिए, मैंने बताया था लास्ट वीडियो पहले, इससे पहले वीडियो बताया था सुनना, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ले से लिखना। तो प्रथम पे आ रहा है सुनना, तो प्रथम हो जाएगा। श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? तो अभ्यास की। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, जिस प्रकार से कुएं पे एक रस्सी से पानी भरा जाता है तो रगड़ लगने से पत्थर पे भी एक निशान सा बन जाता है, गहरा निशान बन जाता है। ठीक है, तो पत्थर पे पड़ सकता है, तो भाई अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता। ठीक है, श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है। श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है उपयुक्त सभी की ओर। पठन कौशल की ओर, श्रवण कौशल की ओर, मौखिक अभिव्यक्ति की ओर, लेखन की ओर। ठीक है, सभी हो जाएंगे राइट। मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन के सोपान है। मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन के सोपान है। तो प्रथम, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? भाषा शिक्षण में सबसे पहले करना चाहिए मौखिक। मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? तो 2 उपादानों का होना अनिवार्य है। स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? तो कला। ठीक है, कला स्वतंत्र है। मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है? तो ये माना जाता है उच्च श्रेणी का। उच्च श्रेणी का माना जाता है। ठीक है, उच्च श्रेणी का। मौखिक एवं लिखित किसके रूप हैं? मौखिक एवं लिखित किसके रूप हैं? तो ये हैं भाषा के रूप। मौखिक अभिव्यक्ति अधिक है सुविधाजनक, सरल व सुविधाजनक, तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है लैटिन भाषा से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिसिप्लिन शब्द का हिंदी अर्थ है
तो नियंत्रण, नियम, अनुशासन, संयम व विनय तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दंड। दंड क्या है? नकारात्मक है। पुरस्कार क्या है? सकारात्मक है। संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, जैसे कि अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना, नियमानुसार चलना और बच्चों को अपने अधीन लाना। अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व मुख्यतः किस किस पर रहता है? तो सभी पर रहता है, माता पिता, शिक्षक और जनता पर। विद्यालयों में स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य हैं, तो उपयुक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण किन पर केंद्रित होता है? तो छात्र, शिक्षक, वातावरण। कक्षा की समस्याओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 2 वर्गों में विभाजित। कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया? तो जॉन ड्यूवी ने बताया। दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है? तो दंड है नकारात्मक। दंड के रूप कौन कौन से होते हैं? डांट, फटकार, कर, अंकदंड और निष्कासन, ये सभी क्या है? ये दंड के रूप है। शिक्षण से संबंधित क्रिया है, शिक्षण से संबंधित क्रियाएं हैं सारी की सारी, ठीक है। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड क्या होता है? ये प्रभावी होता है। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड प्रभावी होता है। कक्षा में संप्रेषण लेना चाहिए तो 2 तरफा लेना चाहिए, ठीक है, 2 तरफा लेना चाहिए। इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया? तो ये गेस्टाल्टवादियों ने बल दिया, गेस्टाल्टवादियों ने। अनुशासन का पर्याय होता है आत्मनियंत्रण। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ प्राय अंग्रेजी के शब्द से बना है, किससे बना है? तो ये बना है डिसिप्लिन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सत्तावादी अनुशासन से क्या तात्पर्य है? सत्तावादी अनुशासन से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दंड एवं शक्ति। अनुशासन का अर्थ उचित तथा अनुचित की चेतना को विकसित करना है, किसका कथन है? तो ये कथन है रैंडी का। इस प्रविधि में पुरस्कार का प्रयोग अधिक तथा दंड का प्रयोग कम किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्रात्मक प्रविधि। अनुशासनहीनता के वंशानुगत कारण का अध्ययन किया है शेफर एवं शकीन ने, शेफर एवं स्किन ने। बिखरे घर, पास पड़ोस का व्यवहार एवं दोषपूर्ण पैतृक मॉडल अनुशासनहीनता का कौन सा कारक है? तो यह है सामाजिक और आर्थिक कारण। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक संसाधन है पुरस्कार, स्वानुशासन और नैतिक शिक्षा, ये क्या है? सकारात्मक संसाधन है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण अनुशासन स्थापना का कौन सा कारक है? तो यह है नकारात्मक। आलोचना क्या है? नकारात्मक। किसने कहा है अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण दोषपूर्ण शैक्षिक वातावरण है? राइट आंसर हो जाएगा स्टीवेंस, राइट आंसर हो जाएगा स्टीवेंस। अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण दोषपूर्ण शैक्षिक वातावरण है, यह किसने कहा है? यह कहा है स्टीवेंस ने, दोनों में ही स्टीवेंस है। अनुशासन शिक्षण की प्रमुख प्रविधियां कितनी हैं? तो ये 3 हैं। वाइगोट्स्की अधिगम के लिए विकास के दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, तो संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। कुछ विशेष जातियों में अनुशासनहीनता जन्म से ही पाई जाती है, किसने कहा है? तो यह कहा है शेफर ने। लैटिन भाषा के डिसाइपल्स का अर्थ है, डिसिपल्स का अर्थ है शिष्य। सत्तावादी अनुशासन का बालकों के व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक वातावरण अनुशासन का कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रजातांत्रिक, औपचारिक और अनौपचारिक। पुरस्कार एवं स्व अनुशासन अनुशासन स्थापना के संसाधन है, सकारात्मक संसाधन है। अनुशासन का तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था, नियम एवं मापदंड तथा अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता की स्थापना है, किसका कथन है ये कथन है ब्लैक का। सत्तावादी प्रविधि बालकों के लिए किस अनुशासन को प्रोत्साहन देती है? तो नियंत्रित,
कंट्रोलिंग। विद्यालयी कारक अनुशासन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो ये कारक है औपचारिक। सांस्कृतिक विविधता के आधार पर किसने अनुशासन को स्पष्ट किया है? ये किया है कैरोल बर्नसन एवं फिलिप्स। कैरोल बर्नसन एवं फिलिप्स। वंशानुक्रम के विषय में मर्फी ने छात्रों के माँ बाप के इतिहास का विश्लेषण किया जो अनुशासनहीनता के दोषी थे। तो 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका यूनिट 4 आज समाप्त होता है, यानी कि आपका पूरा नॉलेज एंड करिकुलम पूरा हमने फिनिश कर दिया। आपका एक सब्जेक्ट और आपके 3 सब्जेक्ट रह गए जो कि कल से स्टार्ट होगा आपका दूसरा वाला GD 302। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।